नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादे फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात। बैठक में विभिन्न द्विपक्षीय प्रयासों की प्रगति और अफगानिस्तान की स्थिति की समीक्षा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस से मुलाकात की। रोडमैप 2030 की प्रगति और आपसी हित के मुद्दों के शीघ्र समाधान पर चर्चा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों के 26वें सम्मेलन की आगामी बैठक में जलवायु कोष तथा कम लागत पर हरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने सार्वजनिक उपक्रमों को मानकों में सुधार के माध्यम से इस्पात की उत्पादन लागत कम करने का निर्देश दिया। देश में अब तक 81 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.75% हुई। उत्तराखंड में प्राथमिक विद्यालय कोविड दिशा निर्देशों के साथ फिर खुले। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 1 करोड़ 20 लाख परामर्श पूरे किए। रिजर्व बैंक जी-सैक अधिग्रहण कार्यक्रम के दूसरे चरण में खुले बाजार में 15,000 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद का संचालन करेगा। कनाडा ने द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत भारत के लिए उड़ानें फिर शुरू की और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स का मुकाबला आज शाम राजस्थान रॉयल्स से। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं मुकेश कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 16 अगस्त से प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित किया जा रहा है और 15 अगस्त 2022 तक प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ साझेदार के रूप में शामिल है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1929 में कांग्रेस के लाहौर सत्र में। इस सत्र में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी और 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1950 में इसी दिन स्वतंत्र भारत का संविधान अंगीकार किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आकाशवाणी समाचार को कल के क्विज में पूछे गए इस प्रश्न पर बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से जवाब मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं भुवनेश्वर, ओडिशा की मिताली पटनायक। मेरा नाम मिताली पटनायक है। मैं ओडिशा की ओर से अमृत महोत्सव क्विज की विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का शुक्रिया अदा करती हूँ। ओडिशा की आजादी के आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। लक्ष्मी पंडा, सरला देवी, वीर सुरेंद्र साई ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं देशवासियों को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव के अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद। और अब अमृत महोत्सव क्विज में आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, पूना समझौता किन 2 नेताओं के मध्य हुआ था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर भेजें। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लें, 8826546262। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और एक सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। क्विज की आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लें, पूना समझौता किन 2 नेताओं के मध्य हुआ था?
श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर भेजें। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लें 8826546262। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हों। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादे फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कल नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद सहित विभिन्न द्विपक्षीय प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने कहा कि भारत को ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सऊदी अरब से निवेश की आशा है। बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति सहित क्षेत्रीय घटनाक्रम पर भी बातचीत हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने देर रात नॉर्वे की विदेश मंत्री इन एरिक्सन सोराइडे से मुलाकात की। विदेश मंत्री इस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए न्यूयॉर्क में हैं। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान की स्थिति पर व्यापक चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने इराक के विदेश मंत्री फवाद हुसैन से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों, आर्थिक, ऊर्जा और विकास क्षेत्र में सहयोग पर विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस से भी मुलाकात की। उन्होंने अफगानिस्तान के घटनाक्रम और हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुद्दों पर विचार विमर्श किया और रोड मैप 2030 की प्रगति पर भी चर्चा की। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों के 26वें सम्मेलन की आगामी बैठक में जलवायु कोष तथा कम लागत पर हरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। ये बैठक इस वर्ष 1 से 12 नवंबर तक होगी। कल जलवायु परिवर्तन पर विश्व के नेताओं के साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन पर किसी भी वार्ता की सफलता के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संधि के सिद्धांतों पर अमल करने की जरूरत बताई। बैठक में जलवायु कोष और जलवायु संकट से निपटने के उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई पर विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने इस्पात उत्पादन की लागत में कमी और भावी कार्य योजना की समीक्षा की। इस्पात क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने उत्पादन लागत को प्रभावित करने वाले मानकों का गहन विश्लेषण करने पर जोर दिया। श्री सिंह ने अधिकारियों से अगले 6 माह में इस्पात की उत्पादन लागत कम करने की कार्य योजना बनाने को कहा है। केंद्रीय मंत्री ने कुकिंग कोयले की खपत सहित अन्य कारकों के कटौती के उपायों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 81 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। संक्रमित मरीज कुल रोगियों का 1% से कम है। उपचार करा रहे रोगी पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 26,115 नए रोगियों की पुष्टि हुई। देश में स्वस्थ होने की दर 97.75% है। कल 34,469 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3 करोड़ 27 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 55 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 79 करोड़ 74 लाख टीके उपलब्ध करा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि 33 लाख टीके और भेजे जा रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस समय 5 करोड़ 34 लाख टीके बचे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोविड टीकों के निर्यात के लिए वैक्सीन मैत्री अगले महीने शुरू की जाएगी। कोवैक्स देशों को वैक्सीन का निर्यात फिर से आरंभ किया जाएगा। उत्तराखंड में कुछ छूट के साथ कोविड कर्फ्यू अगले सप्ताह के अंत तक बढ़ा दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालय कोविड दिशा निर्देशों के साथ आज से खोल दिए गए हैं।
करीब 18 महीने बाद प्रदेश में आज सुबह 9 बजे से 3 घंटे के लिए प्राथमिक पाठशालाएं खुल गईं। हालांकि पहले दिन बच्चों की उपस्थिति कम रही, लेकिन स्कूल आने को लेकर उत्साह पूरा था। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों के तापमान की जांच के साथ ही हैंड वॉश कराया गया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कक्षाएं शुरू होने के पूर्व होने वाली प्रार्थना सभाएं नहीं हुई। विद्यार्थियों और अभिभावकों की सहमति पत्र भी लिए गए, जिसमें विद्यार्थी के स्वास्थ्य की दृष्टिगत जिम्मेदारी अभिभावकों की है। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने अब तक 1 करोड़ 20 लाख चिकित्सा परामर्श पूरे कर लिए हैं। ये देश की सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे बड़ी ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श सेवा है। वर्तमान में लगभग 90,000 रोगी इस सेवा से प्रतिदिन लाभान्वित हो रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा परामर्श के लिए मरीज डिजिटल माध्यम का उपयोग करके दैनिक आधार पर डॉक्टरों और विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं। ई संजीवनी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के माध्यम से संचालित होती है, जहां पर ई संजीवनी ओपीडी चलाई जाती है। ये सेवा उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जो घर बैठकर चिकित्सीय परामर्श लेना चाहते हैं। ABHWCI ने 67 लाख चिकित्सा परामर्श पूरे किए हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादे फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात। बैठक में विभिन्न द्विपक्षीय प्रयासों की प्रगति और अफगानिस्तान की स्थिति की समीक्षा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस से मुलाकात की। रोड मैप 2030 की प्रगति और आपसी हित में क्वारंटीन मुद्दे के शीघ्र समाधान पर चर्चा की। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों के 26वें सम्मेलन की आगामी बैठक में जलवायु कोष तथा कम लागत पर हरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने सार्वजनिक उपक्रमों को मानकों में सुधार के माध्यम से इस्पात की उत्पादन लागत कम करने का निर्देश दिया। देश में अब तक 81 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.75% हुई। उत्तराखंड में प्राथमिक विद्यालय कोविड दिशा निर्देशों के साथ खुले। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 1 करोड़ 20 लाख परामर्श पूरे किए। रिजर्व बैंक जीसैक अधिग्रहण कार्यक्रम के दूसरे चरण में खुले बाजार में 15,000 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद का संचालन करेगा। कनाडा ने द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत भारत के लिए उड़ानें फिर से शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स 11 का मुकाबला आज शाम राजस्थान रॉयल्स से होगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम से राज्यसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। वहीं सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एन मुलगर ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट से उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल किया। तमिलनाडु में डॉक्टर कनिमोई सोमू और राजेश कुमार ने राज्यसभा की 2 सीटों के उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरे हैं। केपी मुनुसामी और आर वैथिलिंगम के इस्तीफे के कारण राज्यसभा की 2 सीटें रिक्त हुई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 23 सितंबर को जीसैक अधिग्रहण कार्यक्रम के दूसरे चरण में खुले बाजार में 15,000 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद का संचालन करेगा। आरबीआई के गवर्नर ने बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में ये घोषणा की। साथ ही रिजर्व बैंक 23 सितंबर को ही खुले बाजार कारोबार के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करेगा। कनाडा की विमानन कंपनी एयर कनाडा ने कोविड महामारी के दौरान लंबे समय तक स्थगित रही उड़ानें भारत के लिए फिर शुरू कर दी हैं। विमानन कंपनी ने ट्विटर पर ये जानकारी दी। एयर कनाडा विशेष द्विपक्षीय एयर बबल उड़ान समझौते के तहत भारत में उड़ानों का संचालन कर रही है। भारत ने कनाडा और अन्य 27 देशों के साथ इस विशेष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एयर कनाडा की वेबसाइट में बताया गया है कि कनाडा जाने के इच्छुक यात्रियों को दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने से 18 घंटे पहले की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट जरूरी होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। केएल राहुल की कप्तानी में पंजाब किंग्स तालिका में 6ठे स्थान पर है। टीम ने अब तक 8 में से 3 मुकाबले जीते हैं।
संजू सैमसन के नेतृत्व में राजस्थान रॉयल्स की टीम 5वें नंबर पर है। उसने 7 में से 3 मैच जीते हैं। दोनों ही टीमों के पास वापसी करने के लिए ये महत्वपूर्ण मौका है। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है राजश्री प्रोडक्शंस के संस्थापक ताराचंद बड़जात्या को। आज राजश्री प्रोडक्शंस के संस्थापक ताराचंद बड़जात्या की पुण्यतिथि है। वे मानवीय मूल्यों पर आधारित पारिवारिक फिल्मों के निर्माण के लिए का जन्म 10 मई 1914 को राजस्थान में हुआ था और कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज से उन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद काम सीखने के लिए 19 वर्ष की आयु में वे मोती महल थिएटर में बिना किसी वेतन के काम करने लगे। उनकी कड़ी मेहनत और लगन ने मालिक का मन जीत लिया। उन्हीं की आर्थिक मदद से 14 साल बाद 15 अगस्त 1947 को ताराचंद ने राजश्री पिक्चर्स की स्थापना की और नए कलाकारों को लेकर कम लागत पर सार्थक फिल्म बनाने लगे। जिन फिल्मों से उन्हें सबसे अधिक लाभ मिला उनमें शोले, जुगनू, विक्टोरिया नंबर 203 और रोटी कपड़ा और मकान। बॉलीवुड को बड़जात्या का एक बड़ा योगदान ये रहा कि उनके माध्यम से हिंदी फिल्मों के दर्शकों को दक्षिण की फिल्मों के बारे में जानने का मौका मिला। इसके बाद चंद्रलेखा, मिलन, संसार, जीने की राह, ससुराल, खिलौना तथा राजा और रंक जैसी कई सफल फिल्में सामने आईं। में ताराचंद ने अपना स्वतंत्र प्रोडक्शन शुरू किया। हिंदी सिनेमा को भारतीय संस्कृति पर आधारित मनोरंजक फिल्मों का उपहार देने वाले ताराचंद बड़जात्या का 21 सितंबर 1992 को देहांत हो गया, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें कभी नहीं भूले। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की वीरगाथा कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। परिक्रमा कार्यक्रम में अपराजिता आज शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन आपके लिए ला रहा है इस संग्राम की एक झलक। आज बापू ने पुण्य भूमि पर। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं 1905 में आज ही के दिन जामनगर के पास जन्मे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी
उच्छंग राय नवल शंकर ढेबर को। ढेबर मौजूदा गुजरात और तत्कालीन सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। महात्मा गांधी के प्रभाव में ढेबर ने 1936 में अपने गृहनगर राजकोट में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए वकालत का पेशा छोड़ दिया। ढेबर ने 1938 और 1942 के बीच राजकोट रियासत में सत्याग्रह का नेतृत्व किया और व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा कन्फेडरेशन मूवमेंट में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वजह से उन्हें 3 बार जेल जाना पड़ा। अधिकांश रियासतें जनता के हितों की अनदेखी करते हुए उन पर भारी आर्थिक बोझ डालकर भारी भरकम टैक्स लगा रही थीं। अंग्रेजों ने उन्हें घरेलू और बाहरी आक्रमण से प्रतिरक्षा प्रदान की और बदले में देशी शासकों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों का समर्थन कर राष्ट्रवादी भावनाओं के खिलाफ कार्य किया। 20वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशक में भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज होने लगा। कई क्रांतिकारियों के ब्रिटिश सत्ता से दूर रियासतों में चले जाने से इन रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। 1930 और 1940 के दशक के दौरान ढेबर राजकोट रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। जे बलिदानो नो प्रेमी थई जीवे सदा अंगारों पर, ओ नरवीर सदा मरशे आ धरती मानो प्यार तने, ओ नरवीर सदा मरशे आ धरती मानो प्यार तने, जो मरवानो। 30 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने रियासतों में काठियावाड़ के लोगों के आंदोलन का नेतृत्व किया। संयुक्त सौराष्ट्र के निर्माण में ढेबर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अक्टूबर 1947 में जब जूनागढ़ के नवाब ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल कराने की कोशिश की तो ढेबर ने आंदोलन का नेतृत्व किया और रियासती सरकार के आर्थिक बहिष्कार की घोषणा की, जिससे जूनागढ़ के नवाब को भूमिगत होने के लिए मजबूर होना पड़ा। ढेबर के शुरू किए गए बहिष्कार आंदोलन से दूसरे रियासतों के सेनानियों को भी प्रेरणा मिली और इसका व्यापक असर पड़ा। इसके बाद ही जूनागढ़ के भारतीय संघ में शामिल होने की राह खुली और इस तरह ढेबर के नेतृत्व में जूनागढ़ रियासत को निरंकुश नवाब की चंगुल से मुक्ति मिली। 15 फरवरी 1948 को जब 202 रियासतों और प्रशासनिक क्षेत्रों को मिलाकर भारतीय संघ का सौराष्ट्र बना तो उसमें ढेबर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसे देखते हुए उसी दिन ढेबर को सौराष्ट्र का पहला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। जाने माने गांधीवादी अनामिक शाह ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में ढेबर के नेतृत्व के बारे में अपने विचार साझा किए। ढेबर भाई ने कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत शांत क्रांति करके लैंड रिफॉर्म किए और जो खेती करते हैं उनको ये जमीन मिले ऐसा प्रावधान किया। तो उन्होंने जिनके पास खेती की जमीन है उनके लिए लैंड मॉर्गेज बैंक बनवाया और ये सौराष्ट्र लैंड मॉर्गेज बैंक आज भी चल रही है और बैंक ने जो कृषि लोगों को कर्ज लेना था उनको बैंक से मिलता था। जमीन के सामने ऊंचे ब्याज पे बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ढेबर की जन सेवाओं को देखते हुए 1973 में उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी के देश के प्रति प्रेम और बलिदान की अमर भावना को नमन करते हैं। 1949 में आज ही के दिन मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारतीय संघ के साथ विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 में मणिपुर भारत का अंग बना। संविधान लागू होने के बाद मणिपुर को मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में भाग सी के राज्य के रूप में शामिल किया गया। बाद में इसके स्थान पर प्रादेशिक परिषद गठित की गई। इसके बाद 1962 में केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत यहाँ विधानसभा गठित की गई। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल
अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग स्पॉटलाइट कार्यक्रम में रात 9:15 बजे से सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के कार्यक्रम की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज का विषय है योग और आयुर्वेद, सबके लिए स्वास्थ्य देखभाल और भारतीय परंपराओं में गौरव। ये विशेष कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारी YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दिल्ली और चेन्नई में हल्की वर्षा, जबकि मुंबई और कोलकाता में तेज वर्षा होने का अनुमान है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ 1-2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लेह और गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। आंधी के साथ या गरज के साथ वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र इम्फाल, शिलंग, आइजोल, ईटानगर और गैंगटॉक में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। 1-2 स्थानों पर हल्की या गरज के साथ वर्षा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार दे सकते हैं। अमृत महोत्सव मुख्य समाचार से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लें। पूना समझौता किन 2 नेताओं के मध्य हुआ था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर भेजें। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लें 8826546262। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादे फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात की। बैठक में विभिन्न द्विपक्षीय प्रयासों की प्रगति और अफगानिस्तान की स्थिति की समीक्षा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस से मुलाकात की। रोड मैप 2030 की प्रगति और आपसी हित में क्वारंटीन मुद्दे के शीघ्र समाधान पर चर्चा की। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों के 26वें सम्मेलन की आगामी बैठक में जलवायु कोष तथा कम लागत पर हरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने सार्वजनिक उपक्रमों को मानकों में सुधार के माध्यम से इस्पात की उत्पादन लागत कम करने का निर्देश दिया। देश में अब तक 81 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.75% हुई। उत्तराखंड में प्राथमिक विद्यालय कोविड दिशा निर्देशों के साथ फिर खुले। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 1 करोड़ 20 लाख परामर्श पूरे किए। रिजर्व बैंक जी-सैक अधिकरण कार्यक्रम के दूसरे चरण में खुले बाजार में 15,000 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद का संचालन करेगा। कनाडा ने द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत भारत के लिए उड़ानें फिर शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स 11 का मुकाबला आज शाम राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही
दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।